दोस्तों नमस्कार। मैं आकाश वर्मा अपने चैनल स्टडी बाय स्काई पर स्वागत करता हूं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इस मौसम का अच्छे से यूज करिए और आराम से एक कमरे में बैठ कर के बंद होके पढ़ाई करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाइए। और देखिए कुछ साथी मेरे साथ जुड़े हैं तो पता चला कि वो पिछली बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक गए और उसके बाद फाइनल मेरिट में नहीं हो पाया। तो देखिए ये इस तरीके का अगर केस होता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है कि आप एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए और दुनिया का हल्ला भी हो जाएगा कि आपका मतलब सिलेक्शन हो गया, बट बाद में पता चलता है कि नहीं हुआ। ऐसा केस न बनने पाए तो इसलिए आप इतना जम के पढ़िए कि आपका मेरिट जो है, मेरिट से नंबर ज़्यादा रहे। ठीक है, आप जनरल के बराबर नंबर लाइए। आप किसी भी कास्ट या कम्युनिटी से हों, ये फ़र्क नहीं पड़ता। आप जनरल से ज़्यादा नंबर लाइए तो आपको कोई सस्पेंशन वाली चीज़ नहीं बनी रहेगी और आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे। ठीक है, और रही बात मेरी वीडियो को आप लोग देखते हैं तो हैं, तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ के साथ आप लोग लाइक करें और कमेंट भी करें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल में और इससे क्वेश्चन भी पूछता है। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, वह यंत्र जो वैद्युतिक राशि, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस ऊर्जा को मापता है, वैद्युतिक मापक यंत्र कहलाता है। यह यंत्र विद्युत धारा के विभिन्न प्रभाव पर निर्भर करता है। वैद्युतिक मापक यंत्रों के कमानी के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त धातु है फास्फर ब्रॉन्ज। कौन सा है? फास्फर ब्रॉन्ज। याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। और किसी वैद्युत प्रभाव से किसी वैद्युतिक राशि को मापने के लिए यंत्र में जो युक्ति लगी होती है उसे सेंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंसर। जो वैद्युत प्रभाव से किसी वैद्युतिक राशि को मापने के यंत्र जो विद्युत युक्ति लगी होती है उसे सेंसर कहते हैं। अब प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट क्या है? प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट क्या है? यह एक यंत्र है जो किसी सूचक युक्ति के द्वारा किसी वैद्युतिक राशि को केवल उपस्थिति को दर्शाता है। जैसे चुंबकीय सुई जो है वो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है। चुंबकीय सुई जो है प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है। तो अगर पूछता है कि विद्युत मापक यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो दो। तो पहला जो है प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट में आएगा आपका चुंबकीय सुई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वह युक्ति जिसके द्वारा वैद्युतिक राशि को मापा जाता है, जैसे अमीटर, वोल्टमीटर आदि। ठीक है, वो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है। ये तीन प्रकार के होते हैं। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट तीन प्रकार के होते हैं। पहला सूचक या इंडिकेटिंग यंत्र, पहला सूचक या इंडिकेटिंग यंत्र। ठीक है, और जो है वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि को तत्कालिक मान को एक संकेतक के द्वारा पूर्वांकित पैमाने पर दर्शाता है। पूर्वांकित मतलब होता है पूर्व पहले से लिखा हुआ, पैमाने पर दर्शाता है। जैसे अमीटर, वोल्टमीटर, मेगर, वाटमीटर। तो ये क्या है? इंडिकेटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए। ये पूछता है, जैसे इंडिकेटिंग पूछेगा, रिकॉर्डिंग पूछेगा, इंटीग्रेटिव पूछेगा, तो ये सब चीज़ें पता होनी। इंडिकेटिंग में क्या आता है आपका? अमीटर, वोल्टमीटर, मेगर, वाटमीटर। ठीक है, रिकॉर्डिंग यंत्र में वह यंत्र जिसकी वैद्युतिक राशि के तत्कालिक मान को एक ग्राफ पेपर पर अंकित करता है, रिकॉर्डिंग वोल्टमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका इंटीग्रेटिव यंत्र जो है वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता है, जैसे kWh, मीटर व ऊर्जा मीटर। तो ये जो है आपका इंटीग्रेटिव यंत्र है। अब जो है इसमें कुछ टार्क लगते हैं। कौन कौन से टार्क लगते हैं? जैसे डिफ्लेक्टिंग टार्क और कंट्रोलिंग टार्क, डैम्पिंग टार्क। ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टार्क को हिंदी में कहते हैं विक्षेपक, और कंट्रोलिंग को नियंत्रक, और डैम्पिंग को अवमंदक टार्क कहते हैं। अब विक्षेपक टार्क जो है
सूचक को शून्य की स्थिति में विक्षेपित करने के लिए विक्षेपक टायर की आवश्यकता होती है। सूचक को जो इंडिकेशन दे रहा है उसको शून्य की स्थिति को से विक्षेपित करने के लिए, शून्य से मतलब हटाने के लिए उस विक्षेपित टायर का ज़रूरत होता है, डिफ्लेक्टिंग टायर की ज़रूरत होती है। अब कंट्रोलिंग टायर को देखते हैं। विक्षेपक टायर को उत्पन्न होने के बाद सूचक की गति को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक टायर की आवश्यकता होती है। जैसे देखते होंगे सुई जो है मान लीजिए 0 से उठा तो वो कितना तक जाए, तो वो उसके लिए भी टार्क की ज़रूरत होती है, तो उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग टार्क। और नियंत्रक टार्क जो है विक्षेपक टार्क का विरोध करता है। ठीक है, नियंत्रक टार्क जो है विक्षेपक टार्क का विरोध करता है और विक्षेपण के साथ बढ़ता है। इसे स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली या गुरुत्वीय प्रणाली द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अब देखते हैं ये कंट्रोलिंग टार्क जो है दो प्रकार का होता है, एक स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली, एक गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली। ये देखिए स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली जो है इसकी कमानी फास्फर ब्रांच की बनी होती है और गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली उपयंत्र को केवल ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखने पर ही प्रभावी होता है। ठीक है, और ये लाइट वेट हल्का होता है। लाइट वेट, ये स्प्रिंग वाला जो है हल्का होता है और ये गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली वाला वजन में भारी होता है। ठीक है, और इसका उपयोग पीएमसीसी और डायनमोमीटर टाइप यंत्र में प्रयोग करते हैं। तो एकदम बिल्कुल ये पॉइंट याद होना चाहिए, जो स्प्रिंग कंट्रोल प्रणाली है वो पीएमसीसी और डायनमोमीटर टाइप यंत्र में प्रयोग करते हैं। पीएमसीसी और डायनमोमीटर टाइप यंत्र में प्रयोग करते हैं और इसका स्केल प्रारंभ में सघन और बाद में विरल और कैम्प्ड स्केल कहलाता है। इसका स्केल यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, और इसका स्केल नॉन यूनिफॉर्म होता है। सब पॉइंट्स हैं, याद करने वाले पॉइंट्स हैं, याद कर लीजिए। और तापमान पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गुरुत्वीय वाले में टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि स्प्रिंग वाले नियंत्रण में टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। जब सूचक पर विक्षेपक या नियंत्रक टार्क लगता है, ठीक है, तो उसमें उत्पन्न कंपन को क्या कहते हैं? डैम्पिंग टार्क कहते हैं। डिफ्लेक्टिंग टार्क और कंट्रोलिंग टार्क की वजह से जो कंपन होता है उसको क्या बोलते हैं? डैम्पिंग टार्क। ठीक है, और यह सूचक को विरामावस्था में लाता है। मतलब जैसे जब मान लीजिए हमारा यूज ख़त्म हो गया, ठीक है, तो उसको स्टॉप करने के लिए या इन दोनों के बीच में ऐसे समझिए जैसे 0 से चलेगा और जितना उसमें जहाँ तक हमारा इंडिकेशन मतलब जितना बोल्ट यूज हो रहा होगा वो वहाँ पे जा कर के रुक जाएगा। और इसे वायु घर्षण, एडी करंट और द्रव घर्षण द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अब वायु घर्षण प्रणाली देखते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। ठीक है, अब पहले समझिए जैसे यहाँ पे द्वितीयक यंत्र, सेकेंडरी यंत्र में होता है एक इंडिकेटिंग यंत्र, रिकॉर्डिंग यंत्र और इंटीग्रेटिव यंत्र। इंटीग्रेटिव यंत्र में आपका ऊर्जा मीटर वगैरह आता है। अब इसके अंदर कौन कौन से टार्क लगते हैं? तो डिफ्लेक्टिंग टार्क, कंट्रोलिंग टार्क और डैम्पिंग टार्क। अब देखिए जो कंट्रोलिंग टार्क है उसमें स्प्रिंग नियंत्रण और गुरुत्व नियंत्रण में, तो पीएमसीसी और डायनमोमीटर में स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अब डैम्पिंग जो टार्क है, डैम्पिंग टार्क जो है, डैम्पिंग टार्क में आपका वायु घर्षण, एडी धारा और द्रव घर्षण द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो इसमें भी देखते हैं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग सिस्टम। इसमें एयर चैम्बर में स्थित पिस्टन पर लगने वाले वायु दाब सदा इसकी गति का विरोध करता है और इसका प्रयोग मोटे इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। किस में करते हैं? मोटे इंस्ट्रूमेंट में करते हैं, वायु घर्षण अवमंदन प्रणाली। ठीक है, अब देखते हैं एडी करंट धारा डैम्पिंग सिस्टम। एडी करंट धारा डैम्पिंग सिस्टम जो है
यह अवमंदन की बहुत प्रभावपूर्ण विधि है, मतलब ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ठीक है, और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। किस सिद्धांत पे काम करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। इसमें एल्युमिनियम या तांबे की चकती का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसमें जेवेल बियरिंग का प्रयोग करते हैं। अब द्रव घर्षण अवमंदन प्रणाली, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग सिस्टम। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग सिस्टम जो है द्रव घर्षण अवमंदन प्रणाली इसका प्रयोग बड़े इंस्ट्रूमेंट या अधिक डैम्पिंग टार्क उत्पन्न करने के लिए करते हैं। ठीक है, और इसे उच्च द्रव प्रयोग करते हैं। इसमें क्या है, उच्च श्यानता वाले द्रव जो है प्रयोग करते हैं, और द्रव प्रयोग करने से इसका वजन बढ़ जाता है। इसका उपयोग अत्यंत सीमित है, मतलब इसमें जो लिक्विड यूज होता है उसके वजह से इसका वजन जो है बढ़ जाता है, और ये बहुत कम यूज होता है। अब हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, इसमें कॉइल घूमता है। क्या है? इसमें कॉइल घूमता है। यह डीसी मोटर के सिद्धांत या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। इसमें स्केल एक समान होता है। ठीक है, इसमें अस्थायी चुंबक भी प्रयोग होता है। ये अस्थायी चुंबक और डायनमोमीटर दो के प्रकार के होते हैं। ठीक है, और ये दूसरे मीटरों की तुलना में महंगे होते हैं। हम मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट देख लिए हैं अभी। अब हम आगे देखते हैं। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में ही है, इसमें शक्ति खपत कम होती है। ये बहुत शुद्ध और विश्वसनीय होते हैं। ये मजबूत भी होते हैं। अस्थायी चुंबक वाले मूविंग कॉइल यंत्र जो है डीसी पर, और डायनमोमीटर वाले मूविंग कॉइल एसी डीसी दोनों प्रकार। ये वाले पॉइंट्स तो आपको याद ही होना चाहिए। जो अस्थायी चुंबक वाले मूविंग कॉइल यंत्र के हैं वो डीसी पे काम करते हैं। ठीक है, और डायनमोमीटर वाले मूविंग कॉइल यंत्र एसी तथा डीसी दोनों पे काम करते हैं। ये वाली पॉइंट्स आप याद कर लीजिए। ठीक है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, इसमें कॉइल स्थिर रहता है और एसी तथा डीसी दोनों को मापता है। ठीक है, और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, इसमें कॉइल जो है स्थिर रहता है और एसी तथा डीसी दोनों को मापता है। इसमें विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। एमआई प्रकार के उपकरण में अरैखिक पैमाना प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अट्रैक्शन टाइप। यह विद्युत चुंबकीय आकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अब हम जिसे मूविंग कॉइल में देखते हैं एक अट्रैक्शन टाइप का होता है, तो यह विद्युत चुंबकीय आकर्षण के सिद्धांत पे काम करता है। और रिपल्सन टाइप जो है यह समान ध्रुवता वाले चुंबकीय ध्रुव के विद्यमान विकर्षण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, समान ध्रुवता मतलब जैसे यन इधर भी है और यन इधर भी है, तो जब दोनों एक समान पोल के रहेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, विकर्षण होगा। ठीक है, आगे देखते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है? यह एक प्रकार का धारा मापी यंत्र है जो बहुत कम, मतलब 10⁻⁶ धारा को माप सकता है। ठीक है, और इसे जी से दर्शाया जाता है। ठीक, कैपिटल जी से। अमीटर देखते हैं, इसका उपयोग भी विद्युत धारा को मापने में किया जाता है। इसमें विद्युत धारा के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और इसमें विक्षेपण टार्क जो है धारा से उत्पन्न होता है। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए एक शंट कम प्रतिरोध वाले तार को समांतर क्रम में लगाया जाता है। ये वाली पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए
गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए एक शंट, एक कम प्रतिरोध वाला तार को समांतर क्रम में लगाने से वो क्या बन जाएगा, अमीटर बन जाएगा। ठीक है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, ये एकदम याद कर लीजिए। ठीक है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और अमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध से कम होता है। ठीक है। एक अमीटर में शंट का कार्य करंट को गुजारना है। यह एक द्वितीयक उपकरण है। ठीक है। वोल्ट मीटर को देखते हैं। वोल्ट मीटर जो है, इसका उपयोग वोल्टेज को मापने में किया जाता है। ठीक है। और वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है। देख रहे हैं, फेज और न्यूट्रल के बीच में लगा हुआ है और इसमें विक्षेपक टार्क मापने वाली वोल्टेज के समानुपाती धारा में उत्पन्न होता है। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इसमें इसकी रेंज भी बढ़ाई जाती है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है। और मल्टीप्लायर का प्रतिरोध उच्च होता है। अमीटर को हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़कर वोल्टमीटर की तरह प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। अमीटर को हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ देने पे वोल्टमीटर की तरह प्रयोग किया जा सकता है और वोल्टमीटर को लो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़कर अमीटर की तरह यूज किया जा सकता है। ये वाला पॉइंट याद कर लीजिए। ठीक है। अब वाट मीटर देखते हैं। वाट मीटर जो है, यह एक शक्ति मापने वाला यंत्र है और डीसी P बराबर V इंटू आई होता है। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। अगर वही एसी के लिए पूछता है तो P इक्वल टू V इंटू आई इंटू कॉस फाई होता है। कॉस फाई पावर फैक्टर होता है और जो है फेज एंगल है। क्या है ये, फाई जो है फेज एंगल है। इसका वर्गीकरण जो है विक्षेपी उपकरण के रूप में किया जाता है। यह डायनमो प्रकार का इंडक्शन प्रकार और स्थिर विद्युत का प्रकार होता है, परंतु डायनमोमीटर प्रकार युक्त प्रयुक्त होता है। ठीक है। क्योंकि यह एसी डीसी दोनों को मापता है और इंडक्शन प्रकार के केवल एसी को ही मापता है। ये भी वाला पॉइंट याद कर लीजिएगा। ठीक। अब देखते हैं ऊर्जा मापी। यह परिपथ की विद्युत ऊर्जा को मापता है। इसमें kWh मीटर भी कहते हैं इसे। ठीक है। यह यंत्र में एक चक्कर काटने वाली शक्ति होती है जिसकी गुणन गति किलोवाट में विद्युत खपत की अनुक्रमानुपाती होती है। यह पहले लगता था, अब तो डिजिटल आ गया है। यदि किसी ऊर्जा मापी के फेज और न्यूट्रल संयोजन को अतः बदल दिया जाए तो शक्ति की गुणन दिशा क्या है, परिवर्तित नहीं होगी। यह शक्ति बिना लोड संयोजित किए किसी धीमी गति पर गतिमान करती है तो यह यंत्र दोष क्रीपिंग दोष कहलाता था। ठीक है। याद कर लीजिए, धीमी गति से गतिमान करती है तो वो क्या कहलाता था, क्रीपिंग दोष कहलाता था। इसके निवारण के लिए डिस्क में छिद्र बना दिए जाते थे। ठीक है। जो उसमें डिस्क लगा होता था उसमें छिद्र बनाया जाता था। और एसी ऊर्जा मीटर में डिस्क शक्ति के कंपन नियंत्रित करने के लिए एडी करंट डैम्पिंग टार्क उत्पन्न किया जाता है। प्रायः उपयोग होने वाले सिंगल फेज ऊर्जा मीटर इंडक्शन प्रकार के होते हैं। डीसी परिपथ की ऊर्जा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले ऊर्जा एम्पियर घंटा प्रकार के होते हैं। ऊर्जा मीटर का मीटर स्थिरांक जो है kWh द्वारा व्यक्त किया जाता है। सिंगल फेज ऊर्जा मीटर का श्रेणी विद्युत चुंबक मोटी वायर की कुछ लपेटों की कुंडली की बनी होती है। अब ऊर्जा मीटर की गति ब्रेकिंग चुंबक के द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। ठीक है। अब देखते हैं ओम मीटर। इसके द्वारा चालक का प्रतिरोध मापा जाता है। ओम मीटर को उपयोग में लाने से पूर्व आवश्यक है कि उपयुक्त माप सीमा का चयन कर लें। ठीक है। संकेतक को शून्य प्रतिरोध हेतु संयोजित कर लें और उसके प्रोब्स को शॉर्ट सर्किट कर लें। ठीक है। अनंत प्रतिरोध दर्शाने वाला वैद्युतिक परिपथ खुला परिपथ कहलाता है। ठीक है। याद रखिएगा, अनंत परिपथ दर्शाने वाला वैद्युतिक परिपथ क्या कहलाता है,
खुला परिपथ कहलाता है। याद कर लीजिएगा इस चीज पॉइंट को, ठीक है। अब हम देखते हैं मेगर। मेगर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मेगर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम आप एक दिन आपको लाइव दिखा देंगे मेगर कैसा होता है, ठीक है। इसके द्वारा अर्थ या इंसुलेशन का प्रतिरोध मापा जाता है। यह मेगा ओम में मापता है। किस में मापता है? मेगा ओम में। मेगर की सहायता से ध्रुवता टेस्ट, लघु परिपथ और भू परीक्षण में किया जाता है, ठीक है। और मेगर में नियंत्रित जो है कॉइल आघूर्ण द्वारा प्रदान किया जाता है। 250 वोल्ट के स्थापनाओं के परीक्षण के लिए मेगा वोल्टेज 500 होनी चाहिए, ठीक है। अब मल्टीमीटर देखते हैं। मल्टीमीटर में आवृत्ति नहीं मापी जा सकती, फ्रीक्वेंसी नहीं मापी जा सकती। और एवोमीटर भी कहते हैं, एम्पियर वोल्टेज ओम मीटर। इसके द्वारा धारा, विद्युत व प्रतिरोध तीनों को मापा जा सकता है, ठीक है। AC DC दोनों को मापता है। इसके प्रचालन के लिए 9 वोल्ट DC स्रोत की ज़रूरत होती है और इसके सिलेक्टर स्विच की प्रतिरोध के मान के अनुसार बदली जाती है। और इंटीग्रेटेड परिपथ का वोल्टमीटर अधिक संवेदनशील और शुद्ध होता है, ठीक है। और यह जो है इलेक्ट्रॉनिक तकनीशियन के लिए सबसे आवश्यक यंत्र है। इसकी बैटरी कमज़ोर हो तो कम रीडिंग देगा, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रीक्वेंसी मीटर। इसके द्वारा AC स्रोत की फ्रीक्वेंसी मापी जाती है, ठीक है। और यह स्रोत वोल्टेज परिवर्तनों में अप्रभावित रहता है, ठीक है। और ऑसिलोस्कोप, यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसके द्वारा DC AC वैद्युतिक राशि को तरंग आकृति पर्दे पर स्पष्ट देखी जा सकती है, ठीक है। CRO सीधे शक्ति नहीं माप सकता, वोल्टेज, धारा और आवृत्ति को सीधे मापा जा सकता है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इसको याद कर लीजिए। इंडक्शन मीटर की रेंज 100 एम्पियर होती है और एक BOT 746 वाट घंटे के बराबर होता है। यदि चल कुंडली धारा मापी को DC परिपथ में संयोजित करके उसके संयोजन को अंततः बदल दिया जाए तो वह विपरीत दिशा में विक्षेप दर्शाएगा। अस्थायी चुंबक चल कुंडली यंत्र में अवमंदक बल पैदा करने के लिए एडी करंट अवमंदन विधि द्वारा प्रयोग की जाती है। डायनोमीटर प्रकार के यंत्र में धारा कुंडली में स्थिर रखा जाता है। वोल्टमीटर में विक्षेपक टार्क उत्पन्न करने के लिए विद्युत स्थैतिक प्रवाह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। स्प्रिंग नियंत्रण मीटर सुग्राह्य होता है। आगे देखते हैं पीजोमीटर का उपयोग बहुत कम दाब मापने के लिए किया जाता है। एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीजोमीटर का उपयोग बहुत कम दाब मापने के लिए किया जाता है। नियंत्रण टार्क के लिए स्प्रिंग नियंत्रण विधि का प्रयोग प्राय किया जाता है। ग्रेविटी नियंत्रण विधि का तापमान कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। प्राय डायनमो प्रकार के वाटमीटर में डैम्पिंग टार्क वायु घर्षण द्वारा लगाया जाता है। अब ये वाला जो चीज़ है ना, इतना इम्पॉर्टेंट है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि देखिए ये जो पूछता है ना, जैसे बीन बीज किसके लिए यूज करते हैं, तब वहीं पे जो ITI वाले लड़के हैं उनको पता नहीं होता है कि बीन बीज, शेयरिंग बीज, डिसेंटी बीज भी कुछ होता है। शक्ति गुणक मापी को कार्य प्रणाली में नियंत्रण प्रणाली नहीं होती है और PMCC मीटर मल्टीमीटर में लगाया जाता है। धारिता मापने के लिए निम्न बीज का प्रयोग किया जाता है, याद कर लीजिएगा। DSW बीन ब्रिज हैं, शेयरिंग ब्रिज और डिसेंटी ब्रिज, ये धारिता मापने के लिए ब्रिज प्रयोग किया जाता है। बीन ब्रिज का उपयोग आवृत्ति मापने के लिए भी करते हैं, ठीक है। और प्रेरकत्व मापने के लिए MHA याद कर लीजिएगा। MHA M से मैक्सवेल ब्रिज और हेंज ब्रिज और एडरसन ब्रिज पूछता है। प्रेरकत्व मापने के लिए किस प्रकार का ब्रिज का प्रयोग करेंगे? MHA। और धारिता के लिए DSW। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध को सटीकता से मापने के लिए केल्विन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। केल्विन ब्रिज याद कर लीजिएगा दोस्तों।
मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो में कुछ समझ में आएगा तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।